सपना की शादी को 5 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, पर अब तक उसकी अपनी कोई संतान नहीं हुई थी, जिस वजह से उसे समाज के साथ साथ अपने घर वालों के भी ताने सुनने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन जब सपना का पति नितिन ऑफिस जा रहा होता है, तो सपना बड़े ही प्यार से अपने पति के हाथों में लंच देती है और अपने बहू बेटे का प्यार देखकर सपना की सास सुमित्रा जलती हुई सपना से कहती है, बस यही दिन देखने को बाकी रह गया था। सास सामने बैठी है पर फिर भी पति से ऐसे प्यार कर रही है मानो जैसे कभी मिलना नहीं होता हो। वो माँ जी, कुछ दिनों के लिए नितिन जी शहर से बाहर जा रहे हैं ना, और मैं आज से पहले कभी उनके बिना नहीं रही, बस इसलिए। अगर खुद का बच्चा कर लेती ना तो पति दूर भी हो जाता तो इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ बोलूं तो अपने बेटी की नजर में गिर जाती हूँ, इसलिए मैंने तो कहना ही छोड़ दिया। माँ, सुबह सुबह ये बातें करना जरूरी है क्या? और सपना ने ऐसा भी क्या कर दिया? उसने मुझे लंच देकर अपना ख्याल रखने के लिए तो कहा है। मेरी ही किस्मत खराब है जो मुझे ऐसा बेटा मिला, और किस्मत तो इस बांझ की अच्छी है जो इसे तुझ जैसा पति मिला। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? बोलने से पहले सोच तो लिया करो। मेरी बीवी बांझ नहीं है, और खबरदार किसी ने भी मेरी बीवी को बांझ बोला तो। अब बांझ को बांझ ना बोलूं तो क्या बोलूं? पूरा मोहल्ला जानता है तेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए कहती हूँ दूसरी शादी कर ले ताकि इस घर को वारिस मिल सके और हमारा वंश आगे बढ़ सके। तू क्या चाहता है कि मैं अपना वंश यहीं पर खत्म होता देखूं? इतना बोलकर सुमित्रा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ये बात सुनकर सपना को भी बहुत दुख होता है और नितिन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नितिन भी ऑफिस के लिए चला जाता है, पर सपना अंदर ही अंदर घुटने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सपना अपने पति के साथ शॉपिंग करके घर आ रही होती है, तभी कुछ औरतें उसे देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे ये तो सुमित्रा की बहू है ना, इसकी शादी भी तो हमारी सुमन के साथ हुई थी। भगवान की कृपा से मेरी सुमन के तो 2 बच्चे हैं और इसके तो अभी तक एक भी नहीं हुए। अरे होंगे भी कैसे, ये तो बांझ है। अरे मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये जानबूझकर बच्चा करना नहीं चाहती। बच्चा हो जाएगा तो इसका फिगर खराब नहीं हो जाएगा। इतनी जो पति के साथ शॉपिंग करती है, शॉपिंग करनी बंद नहीं हो जाएगी? बच्चा नहीं करना पड़ेगा और बच्चे होने से पहले मटका लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। पेट में बच्चे होने के बाद जिंदगी बदल जाती है, पर ऐसी लड़कियों को क्या पता होगा माँ बनने का सुख क्या होता है। मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर सपना की आंखों में आंसू भर जाते हैं। नितिन अपनी बीवी की आंखों में आंसू देख नहीं पाता और मोहल्ले की औरतों से लड़ जाता है। आप होती कौन हो मेरी बीवी को बांझ कहने वाली? हमारा जब दिल करेगा हम तब बच्चे की प्लानिंग करेंगे। हम क्या आपके हिसाब से चलेंगे? आप अपने घर पर ध्यान दो, और जिसकी घर की इज्जत नहीं होती उनको बोलने का हक भी नहीं होता। चलो सपना अंदर। नितिन तो अपनी बीवी के लिए मोहल्ले वालों से लड़ जाता है, पर अब सपना से लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब सपना अपनी सास के साथ मंदिर जाती है तो वहां एक छोटे से बच्चे को देखती है। उस बच्चे को देखकर सपना की ममता जाग उठती है और वो उस बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगती है, पर तभी वहां उस बच्चे की माँ आ जाती है और सपना से अपने बच्चे को छीनकर उसे ताने देते हुए कहती है, दूर हट बांझ कहेंगी, मैं नहीं चाहती तेरा साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। अरे हमें भी कोई शौक नहीं है दूसरे के बच्चे को खिलाने का, और अगर इतने ही बच्चे की चिंता है तो मंदिर में अकेला क्यों छोड़कर गई? अगर मेरी बहू ना होती ना तो तेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता। रहने दीजिए माँ जी, हम घर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुमित्रा अपनी बहू को खरी खोटी तो सुनाती है, पर कहीं ना कहीं उसे भी दुख था। सुमित्रा जब भी अपनी बहू को रोता देखती उसका भी दिल दुखता, पर फिर भी कभी कभी सुमित्रा गुस्से में अपनी बहू का दिल दुखा देती। पर आज मंदिर में जो हुआ उससे सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है और वो सपना से कहती है, बहू मेरी जुबान कड़वी है, मैंने भी तुझे बहुत ताने दिए हैं। जब मैं ही तुझे भला बुरा कहती हूँ तो समाज तो कहेगा ही, पर बहू मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, तेरा भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ अपनी छोटी बहन से नितिन की शादी करवा दे। तुझे भी कभी दुख नहीं होगा कि तेरी सौतन आ गई, और इस घर को भी वारिस मिल जाएगा और समाज वालों का भी मुंह बंद हो जाएगा। नितिन मेरी बात कभी नहीं मानेगा, पर वह तेरे लिए कुछ भी करेगा। सुमित्रा अपनी बहू को समझाकर चली जाती है। अब सपना से भी लोगों के ताने सहे नहीं जा रहे थे।
इसलिए वो भी ठान लेती है कि वो अपने पति की दूसरी शादी करवाएगी। इसलिए जब नितिन शाम को घर आता है तो सपना नितिन से दूसरी शादी करने के लिए बात करती है। नितिन जी, मेरी बहन से दूसरी शादी कर लो। मेरी बहन लंगड़ी है, उसकी वैसे भी कहीं शादी नहीं हो रही। अगर आप उससे शादी कर लोगे तो मेरी बहन का घर बस जाएगा और मुझे माँ बनने का सुख मिल जाएगा। मुझसे अब लोगों के ताने सहे ही नहीं जाते। तुमसे ये सब कहने के लिए माँ ने बोला है ना, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये मेरा फैसला है क्योंकि मुझे भी बच्चा चाहिए। लोग मुझे अपना बच्चा छूने नहीं देते, मुझे बांझ कहते हैं। मुझे और लोगों के ताने नहीं सुने जाते। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बहन से शादी कर लो। मेरी बहन मेरी सौतन बनेगी, मुझे दुख नहीं होगा। पर अगर मैं कभी माँ नहीं बनी तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। सपना रोते हुए अपना दुख नितिन के आगे बयां करती है। नितिन अपनी बीवी का दुख देखकर बहुत दुखी होता है और अपनी साली से शादी करने को तैयार हो जाता है। बहुत जल्द सपना अपनी बहन से अपने पति की शादी करवाती है और सपना की खुद की बहन उसकी सौतन बन जाती है। शादी के कुछ सालों बाद सपना की बहन एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। दीदी, तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए बच्चा तुम्हारा है। इस बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। पागल हो गई है क्या? तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, माँ बनने का सुख, और मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बस एक बहन का फर्ज निभाया है। नहीं दीदी, मैंने अपना फर्ज निभाया है। तुमने मुझ पर एहसान ही किया है। कोई भी औरत अपनी ही बहन को अपनी सौतन नहीं बना सकती, पर तुमने मुझे बनाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ इसी तरह से रहूंगी और नितिन और मेरे बच्चे पर पहला अधिकार सिर्फ तुम्हारा ही है। माँ बनने के बाद सपना की जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाती हैं और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है। पर उसे हमेशा इस बात का भी दुख रहता है कि उसकी बहन ही उसकी सौतन है। पर सपना ये दुख कभी किसी से शेयर नहीं करती। निशा एक फौजी थी, पर फौजी होने के बाद भी निशा की शादी अमर नाम के एक गरीब लड़के से हुई थी। क्योंकि निशा अमर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी मर्जी से अमर से शादी की थी। निशा ने अपनी शादी के लिए कुछ महीनों की छुट्टियां ली थी। निशा की अभी अभी अमर से शादी हुई थी और इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। निशा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी बीवी बनोगी। मैं एक फौजी का पति हूँ, मुझे खुद पर गर्व है और उससे ज्यादा तुम पर। अमन, हम फौजियों के सीने में भी दिल होता है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी फौजी नहीं बन पाती। छोड़ो ना निशा, पुरानी बातों को भूल जाओ। वैसे भी 1 महीने बाद तुम्हें दोबारा से बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों जब तक साथ हैं हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। निशा और अमर की जिंदगी अच्छी चल रही थी। गरीब होने के बाद भी निशा अपने पति और अपनी सास सुमित्रा के साथ बहुत खुश थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही एक दिन निशा अमर के साथ किसी काम से बाहर जाती है और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में निशा तो बच जाती है, पर अमर के सर पर काफी चोट लगती है, जिस वजह से अमर अपाहिज हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति भी थे, वो कहाँ है? माफ करना निशा जी, पर आपके पति अब कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकते और वो इस समय कोमा में है। डॉक्टर की बात सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुछ दिनों बाद निशा अपने पति के साथ घर जाती है, जहां सुमित्रा निशा से कहती है, बहू, ये अमर को क्या हो गया? हे भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ ये सब क्या किया? उसने तो अभी ही अपनी जिंदगी जीना शुरू किया था, और अगर तुझे ऐसा ही कुछ करना था तो मेरे साथ करता ना। मैंने तो अपनी पूरी दुनिया देख ली, लेकिन मेरे बेटे के सामने तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। मेरी बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तूने उसके जीवन में इतना बड़ा दुख ला दिया। आखिर क्यों किया भगवान तूने ऐसा? माँ जी, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात आप भूलिए मत, आपकी बहू एक फौजी है। उसके ऊपर कितने ही दुख का पहाड़ आ जाए, वो अपने सारे दुखों को झेल जाएगी। बस आप हिम्मत रखिए, अमर जी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। निशा अपनी सास को दिलासा देती है, पर उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह अपने पति अमर का इलाज कैसे करवाए, क्योंकि निशा के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने पति का इलाज करवा सके। इसलिए निशा अमर का इलाज एक सरकारी हॉस्पिटल से करवाती है,
ऐसे ही एक दिन निशा डॉक्टर से मिलती है और उनसे बोलती है। डॉक्टर जी, मेरे पति को कोमा में गए हुए 15 दिन हो चुके हैं, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद मुझे भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाना होगा। मेरे अलावा मेरे पति का और कोई नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। मैं चाहती थी कि सारी जिम्मेदारी माँ जी के ऊपर ना आए। वो सब कुछ इतना अकेले नहीं सह पाएंगी। निशा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर हम डॉक्टर भी आपकी तरह इंसान हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं लिखा, सब कुछ तो भगवान का किया होता है। मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगा कि अगर आप अमर जी का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएं तो शायद वो जल्दी से ठीक हो जाए। इतना बोलकर डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। देखते ही देखते इसी तरह से 1 हफ्ते और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक निशा के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी छुट्टी रद्द की जाती है। अब क्या था, निशा एक फौजी थी, उसके देश को उसकी जरूरत थी, इसलिए निशा अपना सारा दुख भूलकर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। और तभी वहां सुमित्रा आ जाती है। बहू, तूने ये कपड़े क्यों पहन लिए? अभी तो तेरी छुट्टी बची हुई है ना, और तूने तो कहा था कि तू छुट्टी पर यहीं रहेगी महीनों तक, जब तक अमर ठीक नहीं हो जाएगा, और अचानक खुद तैयार होकर ये सब क्या है? हाँ माँ जी, क्योंकि देश को मेरी जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही फोन आया था। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर मेरा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे सुबह होने से पहले बॉर्डर पर जाना होगा। नहीं बहू, तू अभी कहीं नहीं जाएगी, और मैं तेरी सास हूँ, और इस नाते मैं तुझे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ऐसे हालातों में मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और तू ऐसी बातें कर रही है। माँ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बहू एक फौजी है। मैंने कसम खाई है कि किसी भी हाल में अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए। और अभी मेरे लिए जितने जरूरी अमर है, उससे कहीं ज्यादा मेरा देश। इसलिए माँ जी, मुझे जाने दीजिए। बहू, तेरा यहाँ होना भी तो जरूरी है ना। ये अकेले ये सब कुछ कैसे संभालूंगी मैं? तू खुद बता, अमर की ऐसी हालत है और तू बॉर्डर पे दुश्मनों से कैसे लड़ेगी? सुमित्रा निशा को बार बार रोकने की कोशिश करती है, पर निशा बार बार अपनी सास को समझाती है, जिस पर ना चाहते हुए भी सुमित्रा निशा को जाने की आज्ञा देती है। अब निशा बॉर्डर पर जाकर अपने दुश्मनों से जंग लड़ती है और समय समय पर अपनी सास को फोन करके अमर की खबर भी लेती है। माँ जी, अमर जी ठीक तो है ना? नहीं बहू, अमर को और मुझे तेरी बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में अमर का इलाज करवा सकूं। बहू, तू जल्दी से घर आ जा, मुझे और अमर को तेरी बहुत जरूरत है। ये सब खबर सुनकर निशा अंदर ही अंदर रोने लगती है, पर वो किसी को अपना दुख नहीं बताती और अपनी टीम के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ती है। देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीने के बाद फिर निशा छुट्टी के लिए अर्जी डालती है, पर उसे छुट्टी नहीं मिलती। और इस बार जब निशा की बात उसकी सास से होती है तो निशा को एक बहुत बड़ी दुखद खबर मिलती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अमर जी ठीक तो है ना? बहू, हमारा अमर हमारे बीच नहीं रहा, तेरा सुहाग उजड़ गया। तू जल्दी से घर आ जा ताकि अपने पति की आखिरी झलक देख सके तू। ये खबर सुनते ही निशा के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को आर्मी कैंप में पाती है, जो खुद को संभाल नहीं पाती। पर वो करती भी क्या, उसके सामने उसकी देश की जिम्मेदारी थी। निशा अपना सारा दुख भूलकर एक बार फिर से उठ खड़ी होती है और अपने दुश्मनों को इस बार मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके बाद निशा को छुट्टी मिल जाती है। पर जब तक निशा अपने घर आती, उसके पति का अंतिम संस्कार हो चुका था और निशा एक आखिरी बार अपने पति को अलविदा भी नहीं कर पाती। बहू, तूने आने में बहुत देरी कर दी। अमर की चिता ठंडी हो चुकी है। अब हमारा अमर हमारे बीच नहीं रहा। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? आखिर मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों है? मैं अपने पति को आखिरी बार देख भी ना सकी। निशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, पर निशा हार नहीं मानती और अमर के गुजर जाने के बाद निशा अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपनी सास के साथ एक साधारण जीवन जीती है। राज अपनी माँ कल्पना के साथ रहा करता था। राज और उसकी माँ बहुत गरीब थे, पर फिर भी राज अपनी माँ की सभी जरूरतों को पूरा किया करता था। राज की उम्र हो चुकी थी,
पर अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी, जिस वजह से कल्पना अक्सर सोच में डूबी रहती है। ऐसे ही एक दिन माँ बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो, पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। राज अपनी माँ से खाना मांगता है, पर कल्पना का ध्यान कहीं और ही होता है, जिस वजह से वो राज की एक नहीं सुनती और अपने ख्यालों में खोई रहती है। अपनी माँ को परेशान देखकर राज अपनी माँ से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। माँ क्या हुआ, तुम किस ख्यालों में डूबी हुई हो? अरे बेटा, तू कब आया? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ बात को घुमाने की कोशिश मत करो और बताओ मुझे आप कौन से ख्यालों में डूबी हुई थी? आखिर आपको कौन सी चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है? एक माँ को क्या ही फिक्र हो सकती है बेटा। मेरा बेटा जवान हो चुका है और तेरी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और तेरी शादी नहीं हो पा रही। मैं अपनी बहू के हाथों का खाना कब खाऊंगी? माँ अगर भगवान ने मेरी जोड़ी बनाई होगी तो मेरी शादी हो जाएगी जब मेरा लग्न होगा, इसलिए आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, इसलिए अब आप फिक्र करना छोड़ दो। इस तरह से राज अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करता है। दोनों माँ बेटे बैठकर खाना खाते हैं। अब समय यूं ही बीतता जाता है। ऐसे ही एक रात राज काम से घर आ रहा होता है, तभी उसकी टक्कर नेहा नाम की एक लड़की से होती है, जो उससे मदद मांगती है। प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं? पर क्यों? मैं आपको सब बता दूंगी, बस मेरी इन गुंडों से जान बचा लीजिए। ओह, तो ये इस लड़के से मदद मांग रही है। देगी रो, यहाँ से चला जा वरना आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सब कौन हो और तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम लड़की को छेड़ते हुए? मेरे होते हुए तुम में से कोई भी इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा बेटा, तो अब तू रोकेगा हमें? हाँ, इतना बोलकर गुंडे राज पर हमला करते हैं, पर राज अकेले ही सभी गुंडों से निपट लेता है। अब सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद राज नेहा को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। फिक्र मत करो, ये मेरा घर है और ये मेरी माँ है। आज रात तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, कल सुबह अपने घर चली जाना, अभी बहुत रात हो चुकी है। बेटा, ये लड़की कौन है और तू इसे यहाँ क्यों लेके आया है? माँ मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है, पर इसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। इसने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और एक आश्रम में रहा करती थी, पर आश्रम वालों ने मुझे अपने आश्रम से निकाल दिया और जब मैं आश्रम से निकल रही थी तो ये कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए। पर बेटी, तुम्हारे आश्रम वालों ने तुम्हें आश्रम से बाहर क्यों निकाला? मैं बाहर काम करती थी पर आश्रम वालों को ये बात पता नहीं थी और जब मुझे सैलरी मिली तो मैंने अपनी सैलरी छुपा कर रखी ताकि किसी को पता न चल सके। पर मेरे आश्रम की एक लड़की है जो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, उसने वो सारे पैसे आश्रम के मालिक को दे दिए और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने आश्रम से पैसे चोरी किए, इसलिए आश्रम वालों ने मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया। पर तुम अपने पैसे सबसे छुपाकर क्यों रखती थी? सबको बता क्यों नहीं दिया तुमने कि तुम नौकरी करती हो? मैं अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी, मुझे अपना घर बसाना था, अपना परिवार बनाना था, पर हमारे आश्रम की कोई लड़की शादी नहीं कर सकती, वो आश्रम में ही रहकर आश्रम वालों का ख्याल रख सकती है, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। नेहा की दुख भरी कहानी सुनकर कल्पना को भी उससे सहानुभूति होती है और उसे अपने ही घर में रहने की इजाजत दे देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक कुंवारी लड़की को राज के घर में देख अब आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। देख बेटा, तेरी शादी नहीं हुई है और ये लड़की भी कुंवारी है, इसे भी अपना घर बसाना है। अब लोग बातें बनाने लगे हैं, इसलिए मेरी बात मानो तो तुम दोनों शादी कर लो। कल्पना के कहने पर राज और नेहा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब देखते ही देखते शादी को 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद कल्पना को अपनी बहू के गर्भवती होने का पता चलता है। बहू, ये तू कह रही है? सच में तू गर्भवती है? भगवान, तूने ना मेरी सुन ली। शिव जी, अगर मेरा पोता हुआ ना तो मैं नाग पंचमी वाले दिन अपने हाथों से आपको दूध पिलाऊंगी। माँ जी, मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, शाम को आप बाजार जाओगी तो मेरे लिए इमली लेते आना। हाँ बहू, क्यों नहीं, आखिर तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मैं तो सब कुछ करूंगी। जब कल्पना को पता चलता है कि वो दादी बनने वाली है तो मानो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब समय तेजी से बढ़ता जाता है
और देखते ही देखते नेहा का 8वां महीना लग जाता है। बहू, अब तेरा 8वां महीना लग चुका है। अब तुझे कुछ सावधानी बरतनी होगी। माँ जी, मैं कुछ सावधानियां तो तब करूंगी ना जब आप मुझे कुछ करने दोगी। आप तो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर मानती हैं। इस तरह से दोनों सास बहू एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। अब कुछ ही दिनों में नेहा को डिलीवरी पेन होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो एक सांप को जन्म देती है। अब जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल में फैलती है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल में कैसी अफवाह फैली हुई है? मेरी बहू ने एक सांप को जन्म दिया है क्या? आपने बिल्कुल सही खबर सुनी है। अगर यकीन नहीं हो तो आप अपनी बहू और अपने बहू के बच्चे को खुद देख सकती हैं। कल्पना और राज को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दोनों देखने के लिए नेहा के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि नेहा के बगल में सांप है। सांप को देखकर वो लोग डर जाते हैं और नेहा रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, देखिए ना ये सब क्या हो गया। मैंने एक सांप को जन्म दिया, भला मैं एक सांप को कैसे जन्म दे सकती हूँ? माँ, तुम रोती क्यों हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दादी माँ ने ही शिवजी से कहा था कि वो नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाएंगे, पर नाग पंचमी आकर चली गई। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान ने मुझे सांप का रूप दे दिया है। अगर दादी अपना वादा पूरा कर दें तो मैं इंसान में तब्दील हो जाऊंगा। अब कल्पना को समझ आ चुका था कि उससे क्या गलती हुई थी। अब जैसे ही अगले साल नाग पंचमी आती है, कल्पना पूरे विधि विधान के साथ मंदिर जाकर नागों को दूध पिलाती है और दूध पिलाकर जब घर आती है तो वो देखती है कि सांप एक बच्चे में बदल चुका है। माँ जी, ये देखिए आपका पोता, मेरा बच्चा। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी और इस भूल की सजा ना तुझे भुगतनी पड़ी। मुझे खुशी इस बात की है कि समय रहते हमें पता चल गया कि मैंने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरी कर दी है और अब हमारा बच्चा हमारे पास है, वो भी एक इंसान के रूप में। अब कल्पना अपने पोते को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों सास बहू उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है।